गुड मॉर्निंग गाइस, मैं नीरज सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर के सेशन में। और आज हम हमारे इस सेशन में 8 जुलाई 2020 से संबंधित 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। साथ ही उससे संबंधित छोटे बड़े यानी कि करंट अफेयर और जीके, स्टैटिक जीके से संबंधित सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे साथ में। तो बात कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले आप सभी अपने सभी दोस्तों में इसे लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। तो हाल ही में भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में जो आपको पता ही है कि जो चीन के साथ हमारी टेंशन्स चल रही थी, उस टेंशन्स को लेते हुए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पहला तो चीनी सामान का बहिष्कार किया है सरकार ने भी और जनता ने भी। साथ ही जो भारतीय जो कस्टमर थे यानी कि जो चीनी ऐप थे, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीनी मोबाइल एप्लीकेशन या कंप्यूटर एप्लीकेशन है, वो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रही थी। तो इस चलते हुए इस टेंशन के बीच में जो चीनी ऐप है उन सही सबका भारत सरकार ने बहिष्कार कर दिया है। तो 59 चीनी ऐपों को अब भारत सरकार ने बैन कर दिया है। तो इसके चलते जो लोग हैं उनको एक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म जो पहले चाइनीज ऐप मुहैया करा देते थे, अब ऐसे ही स्वदेशी ऐप मुहैया करा रहे हैं। तो उसी से उन्हीं ऐपों की कड़ी में एक ये ऐप है जिसका नाम है सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट। तो इसको एम वेंकैया नायडू जो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो देखिए, इस ऐप में चैटिंग के साथ साथ ई कॉमर्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। और इसमें 8 से ज़्यादा मतलब कि भाषाओं का उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही इसमें वीडियो व ऑडियो कॉलिंग भी करने की सुविधा होगी। तो यानी कि आप इंग्लिश, हिंदी और इसके साथ में जो हमारी लोकल लैंग्वेज है जैसे कि पंजाबी, उर्दू या जैसे मलयालम, तमिल, तेलुगु, जो हमारी अन्य लैंग्वेज हैं उनमें ऐसी 8 भारतीय लैंग्वेजों में ये ऐप उपलब्ध होगा। आपको बता देते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है, जिसमें लोगों को मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया, फोटो वीडियो एडिटिंग ऐप बनाना होगा। और जो इसमें विजेता होंगे उन्हें 20 लाख रुपए तक इसमें कैश दिया जाएगा पुरस्कार के तौर पर। तो मतलब कि कहने का सीधा सीधा मतलब है, इस क्वेश्चन से आप दो क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला कि जो ये एलिमेंट जो ये ऐप लॉन्च किया है, ये किसने किया है, और ये जो एलिमेंट लॉन्च है ये किस स्कीम के तहत बनाया गया है। तो ये बनाया गया है डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु जो आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज जो लॉन्च किया है उसके अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। अब आपको बता देते हैं डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन का नारा क्या है, मतलब उसकी टैगलाइन क्या है। तो उसकी टैगलाइन है मेक इन इंडिया फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड। इसी के साथ एम वेंकैया नायडू जी का नाम आया तो बात कर लेते हैं। भारत में वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और शायद 14वें क्रम के ये उपराष्ट्रपति हैं। कंफर्म कर लेना, कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा यहाँ में कन्फ्यूजन हूँ। तो हाल ही में इन्होंने एक अपनी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन पुस्तक लॉन्च करी थी। और लिखी किसने थी? तो देखिए, इन्होंने रिलीज करी थी, यानी कि एम वेंकैया नायडू जी ने उसको रिलीज किया था, लेकिन उसके लेखक थे CAV पट्टाभीराम। तो ये पुस्तक का नाम आप ध्यान रखना, क्योंकि वेंकैया नायडू की 2019 से लेकर और अब तक यानी कि जुलाई 2020 तक दो महत्वपूर्ण पुस्तकें आ चुकी हैं। इसलिए दोनों पुस्तकों का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक पुस्तक के लेखक तो दूसरे हैं लेकिन इन्होंने लॉन्च करी है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। तो और दूसरी जो पुस्तक है एम वेंकैया नायडू जी ने, वो अपने स्वयं के द्वारा लिखी गई है, यानी कि खुद उसमें लेखक हैं। और उन्होंने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों को बताते हुए उन्होंने ये किताब लिखी है, जिसका नाम है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग, यानी कि ट्रिपल एल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिपल एल के नाम से याद रखना। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग नामक जो पुस्तक है वो इन्होंने खुद ने लिखी है। लेकिन उस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है? उस पुस्तक को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है।
तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंद्रव्रज ऐप को लॉन्च किया है। तो देखिए बिहार सरकार ने किया है। तो क्या है इंद्रव्रज ऐप, तो आपको बता देते हैं। देखिए पिछले महीने यानी कि जून 2020 के एंड में बिहार में जो बरसाती बिजली होती है यानी कि आकाशीय बिजली गिरने से एक ही जगह पर मतलब एक ही जिले में 103 लोग अलग अलग जो बिजली गिरी थी उसमें 103 लोगों की मृत्यु हो गई थी एक ही दिन में। तो बिहार की आपदा प्रबंधन टीम ने इस इंद्रव्रज नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अब ये काम क्या करेगा, मतलब ये कैसे आकाशीय बिजली से बचाएगा, तो आपको बता देते हैं। यह एप्लीकेशन बिजली गिरने से 40 से 45 मिनट पहले जो इस ऐप को जो यानी कि इंद्रव्रज मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करता है यानी कि उपयोग करता है उनको ये अलर्ट जारी कर देगा। और अलर्ट जारी करने के बाद में ये आपको ये भी बताएगा कि जिस जगह पर आप हैं आपके किस दिशा में और 20 किलोमीटर तक बिजली गिरने वाली है। मतलब कि 20 किलोमीटर तक एरिया में किस दिशा में बिजली गिरने वाली है ये आपको बता देगा, ताकि समय रहते आप जो उपयोग करता है या जो लोग हैं वो अलर्ट होकर इससे बचाव कर सकें। देखिए बात ये बिहार की, तो बिहार की बात कर लेते हैं छोटी सी। स्टैटिक जीके के बारे में बता देता हूँ। देखिए पटना यहाँ की राजधानी है, गंगा नदी के किनारे पर है। सीएम यहाँ नीतीश कुमार हैं। इसी के अलावा डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हैं। गवर्नर है फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश हैं देखो पहले यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश थे कुछ समय पहले यानी कि 15-20 दिन पहले ही अमरेश्वर प्रतापी शाही थे, लेकिन अब यहाँ पर संजय करोल यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। इसी के साथ में राज्य दिवस आपका 22 मार्च मनाया जाता है। 30 मार्च राजस्थान का है, ध्यान रखना 22 और 30 राजस्थान बिहार को कनेक्ट करके रखिएगा। 22 मार्च बिहार का, 30 मार्च राजस्थान का। इसके अलावा 22 मार्च को ही हम विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। तो इस ट्रिक से या राजस्थान बिहार वाली ट्रिक्स दोनों से कोई सी आपको अच्छी लगे उससे याद रखना। इसी के साथ ही राज्य वृक्ष बिहार का पीपल है, क्योंकि आपको पता है पीपल क्यों है, क्योंकि जो बोधिसत्व जो पेड़ है वो पीपल के समान है और वो आपके बिहार बोध गया में है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो इस ट्रिक से आप याद रखेंगे कि बिहार का वृक्ष पीपल है। राज्य पशु क्या है, तो राज्य पशु गोर है, जो कि एक प्रकार का जंगली भैंसा होता है। राज्य पक्षी इंडियन रोलर है। और इसी के साथ में राज्य दिवस आपका सॉरी हाँ राज्य स्थापना दिवस आपका वो आपका राज्य दिवस था 22 मार्च, लेकिन आपका स्थापना दिवस आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मतलब कि राज्य बना था बिहार आपका 1 नवंबर 1956 को। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझता हूँ। आगे देखते हैं। देखिए रामनाथ कोविंद का नाम ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पिछले वर्ष 2-3 एग्जामों में पूछा गया है। एक आपका इंटेलिजेंसी का पेपर हुआ था, एक आपका एसएससी का पेपर हुआ था, और एक आया शायद आपका जो CHSL का जो पेपर था उसमें जो फर्स्ट स्टेज था यानी कि फर्स्ट पेपर था, उसमें ये पूछा गया है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। तो आपको बता देता हूँ रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार राज्य के राज्यपाल नियुक्त थे। भागलपुर शहर की बात कर लेते हैं, बिहार में है, इम्पोर्टेंट है भागलपुर शहर का नाम। तो क्यों है, राज्य का पहला कछुआ पुनर्निवास केंद्र खोला जाएगा भागलपुर में। विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य से संबंधित है, इसको भी GI टैग मिल चुका है। इसके साथ कोसी नदी पर, कोसी नदी आपको ध्यान रखनी है। पहला कोसी नदी के संबंध में क्या है कि कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। दूसरी एक भारत की नदी घाटी परियोजना है जिसका नाम है कोसी मोची जोड़ जल परियोजना। इस जल परियोजना को कोसी नदी से जोड़ा जा रहा है और इस जो परियोजना है इसको अभी 1 महीने पहले ही केंद्र सरकार से अनुमति मिल चुकी है। तो ये फैक्ट आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में आपको बता देते हैं विक्रमशिला गंगटैक डॉल्फिन वाइल्ड सेंचुरी, ये आपके भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बिहार के अंदर स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बिहार के अंदर ही आपका पटना में देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा।
इसी के साथ ही बिहार में केवल एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये आप बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, बिहार में केवल एक ही नेशनल पार्क है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान एक ही है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का स्टैच्यू जनवरी के महीने में पटना के गांधी मैदान में स्थापित किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही जब अरुण जेटली जी की बात हो रही है तो तुरंत आप दिल्ली चले जाना और ये याद रखना कि जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम बदलकर अब इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। तो क्या नाम हो गया है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का? तो देखिए उसका नाम हो गया है स्वर्गीय अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, नई दिल्ली। इसी के साथ है मधु माधवी का नाम ध्यान रखना। अगर आप हमारा डेली करंट अफेयर का चैप्टर देखते हैं तो आपको पिछले 15 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि बिहार, ये जो मधु माधवी हैं ये बिहार की हैं और इन्हें 2020 का इंग्लैंड का प्रसिद्ध पुरस्कार जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसी के साथ मई 2020 में बिहार सरकार ने शाही लीची और आम की लॉजिस्टिक और डोर स्टेप डिलीवरी के लिए भारतीय डाक विभाग से समझौता भी किया था। बिहार अपने सभी जिला अस्पताल, यानी कि जितने भी अपने सरकारी अस्पताल हैं बड़े जिले मुख्यालय पर या अन्य तहसील मुख्यालयों पर, उन सभी को ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़ने की घोषणा की है जिसमें राज्य के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके। तो देखिए ऑक्सीजन पाइपलाइन डालने वाला देश का पहला राज्य बिहार होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बिहार सरकार को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए थे ताकि राज्य के सभी 50 लाख से अधिक घरों में, जो इसमें चुने गए हैं कुछ चुनिंदा घर हैं जिनमें से 50 लाख से अधिक घर आते हैं, उन सभी घरों में नल कनेक्शन करवाकर पीने का स्वच्छ और मीठा पानी पहुंचाया जा सके। इसी के साथ देखिए अभी कुछ जीआई टैग मिले हैं बिहार में, तो ये आप ध्यान रखना। आपको मैं बता देता हूँ, जर्दालू आम जो है उसको जीआई टैग प्राप्त है, मगही पान को जीआई टैग प्राप्त है। इसी के साथ में कटराकी चावल, इसको भी कटराकी चावल को भी जीआई टैग प्राप्त है। तो देखिए चावल की बात हो रही है तो तुरंत आपको ध्यान आना चाहिए, कटराकी चावल तो आपको मैंने बता दिया इसको जीआई टैग प्राप्त है। कहाँ से है? बिहार से। एक आपका चागाहू चावल और है जिसको अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने 2 महीने पहले ही आपको बताया था उसमें अप्रैल में कि उसको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो चागाहू यानी कि काले चावल कहाँ पर हैं, मतलब किस राज्य के हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो मणिपुर के हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। कटराकी चावल आपके बिहार के हैं और चागाहू चावल यानी कि काले चावल आपके मणिपुर के हैं। शाही लीची आपकी बिहार की है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है और मधुबनी पेंटिंग आपकी बिहार की है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लोक नृत्य देख लेते हैं बिहार के। तो देखिए प्रमुख लोक नृत्य तो आपका छऊ और मगही है। तो मगही से मगही पान याद रखना। तो मगही और मतलब मगही अभी आपको मैंने बताया था जीआई टैग मगही पान। तो मगही पान खाकर मगही मतलब मनी मन में नाचना। तो ये और छऊ मतलब थोड़ा सा ट्रिक बनाने के लिए आप ध्यान रखना, छऊ का मतलब छप छप करके, मतलब छप छप करके मगही पान खाकर नाचना। तो ये दो छऊ और मगही आपके प्रमुख लोक नृत्य। इनके अलावा विदेशिया, कर्मा, झिंझिया नृत्य, लौंडा नृत्य, झरनी नृत्य, धोबिया नृत्य, ये आपके अन्य प्रमुख नृत्य हैं। इनके साथ ही प्रमुख जनजाति देख लेंगे। तो देखिए बिहार के साथ बिहार में कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जैसे कि संथाल हो, ओराव और भुइया। तो देखिए संथाल हो, देखो अलग अलग हैं, 4 जनजाति हैं, संथाल हो, ओराव और भुइया। ये जनजाति आपकी बिहार के साथ साथ उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में पाई जाती हैं। लेकिन प्रमुख जो बिहार में पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी थारू। इसी के साथ में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो तो आपका एक ही है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। जो इसके अलावा इसके अलावा कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपके बिहार के उदयपुर जिले में स्थित है। इसी के साथ नहीं सॉरी देखिए वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है ना, ये आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसी के साथ ही उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपकी
ये आपका उदयपुर एक ज़िला पड़ता है, मतलब बिहार में, वहाँ पर स्थित है। इसी के साथ ही एक आपका बेरला झील सलीम अली पक्षी जीव अभ्यारण्य, ये आपका कहाँ है, तो ये आपका वैशाली जो एक ज़िला है बिहार में, वहाँ पर है। तो देखिए सलीम अली से संबंधित ये तीसरा क्वेश्चन है। इससे पहले आपको मैं जम्मू कश्मीर और गोवा, दो जगह सलीम अली का नाम बता चुका हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे। भीमबंद व भीम भीमबंद भीमबंद वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका मुंगेर जिला है बिहार का, वहाँ पर स्थित है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका गौतम बुद्ध मतलब गया से याद रखेंगे, गया में है अभ्यारण्य भी, और गौतम बुद्ध भगवान है, उनका जो मंदिर है वो भी आपके बोध गया में है, तो ये आप ऐसे याद रखेंगे। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, ये आपके दरभंगा जिले में स्थित है, और इसके बारे में आप ये ध्यान रखना, जो आपका कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है, ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। बहुत से बंदे क्या करते हैं कि जब यहाँ पर कैवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान और कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा दे दिया जाता है, काफ़ी बार मैंने देखा है कि ये पूछा जाता है, और जब काफ़ी बार पूछा जाता है तो बहुत से क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में घना पक्षी बिहार या कैवला देव पक्षी बिहार भरतपुर को टिक कर आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य आपका कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा बिहार में स्थित है, लेकिन जो आपका कैवला देव राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, ये विदेशी पक्षी खासकर रूस के साइबेरियन क्रेन के लिए, मतलब प्रवासी पक्षियों के लिए, सर्दियों में जो आते हैं उनके लिए फेमस है। ठीक है, अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कभी भी। प्रमुख महोत्सव और पर्व देख लेते हैं, तो देखिए जो प्रमुख महोत्सव हैं उनमें राजगीर महोत्सव जो नालंदा जिले में मनाया जाता है, विक्रमशिला महोत्सव भागलपुर जिले में मनाया जाता है, मंदार महोत्सव बांका जिले में मनाया जाता है, और ये मकर संक्रांति पर बांका जिले में बहुत बड़ा वो भी लगता है, मेला भी लगता है, और ये शायद कई बार पूछा जा चुका है। चंपारण महोत्सव, ये आपके चंपारण जिले में मनाया जाता है। और सत्तू फेस्टिवल, ये आप ध्यान रखना, सत्तू फेस्टिवल शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा सत्तू फेस्टिवल का। ये पूछा गया है 2017 में और 2018 में। एक तो पूछा गया है आपके जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होती है उसमें पूछा गया है, आर्मी एग्जाम में पूछा गया है, इसी के साथ ही जो सीपीओ एसएससी का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है, और ये जो एनडीए एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है कि प्रमुख सत्तू फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है, यानी कि सत्तू महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, तो बिहार में बनाया जाता है। इसके बारे में ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो, ये तो आपके लोकल हो गए, इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर जो महोत्सव बनाए जाते हैं बिहार में, जिनको भी पूरा राष्ट्र जानता है, उसमें देखिए कौन कौन से हैं। तो एक तो छठ पूजा है, एक सौराय जो संथाली जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है वो बनाया जाता है, सौराय। इसके अलावा आपके जो कर्मा पर्व है, यानी कि एक कर्मा जनजाति है, सौराय भी एक जनजाति है, तो इन दोनों जनजातियों से आप ध्यान रखेंगे, दोनों ये पर्व भी हैं। तो सौराय जो पर्व है वो संथाली जनजाति का है, कर्मा पर्व है वो उराव जनजाति का है। इसी के साथ मकर संक्रांति जो धान की नई फसल के रूप में पर्व बनाया जाता है, तो मकर संक्रांति भी बड़े धूमधाम से बिहार में बनाया जाता है। ये बिहार के वो 4 उत्सव हैं जिनको कि राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्वों में अगर हम बात करें बिहार में, तो देखिए दीपावली, दशहरा, दुर्गा पूजा जिसको हम नवरात्रा भी कहते हैं, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, होली प्रमुख हैं। तो इसी के साथ ही गाइज आपको ये बहुत अच्छे से समझाया है मैंने क्वेश्चन, और इसी के साथ ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे इस सेशन को जल्दी से अपने सभी दोस्तों में लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए, और इस सेक्शन को आप एंड तक पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि इसी तरह की पूर्ण डिटेल के साथ में सब क्वेश्चनों को कवर कराते हुए आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारा मैटर हम उपलब्ध करवाते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, अपने दोस्तों में लाइक करते हुए ज़रूर शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए हाल ही में दिल्ली जो आपका राज्य, आप राज्य भी बोल सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में
आपका दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया है और इस अस्पताल का उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किया है। इसमें अनिल बैजल साहब, देखो उद्घाटन, दो चीज मैं आपको अभी डाउट यहाँ से पहले मैं हटा देता हूँ। देखिए एक दो डाउट है, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किया है, तो उद्घाटन तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ही किया है, लेकिन उनके साथ में दिल्ली सरकार के चिकित्सा मंत्री भी थे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर ये क्वेश्चन आपका देखो इंपॉर्टेंट बनेगा, पूरा क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, इसीलिए शुरुआत से ही आपके कंफ्यूजन में दूर कर रहा हूँ। तो इसलिए आप ध्यान रखना, यदि दिल्ली के चिकित्सा मंत्री का नाम दिया हुआ हो और ये क्वेश्चन आपका आ जाए ऑप्शन में, और ऑप्शन में आपका अनिल बैजल और चिकित्सा मंत्री दिल्ली सरकार, मेरे नाम ध्यान नहीं कर रहा है, अगर दोनों का नाम ध्यान आ जाए तो इसमें आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत होना, इसमें उपराज्यपाल पर ही आपको टिक कर कर आना है। अब इस अस्पताल की बात कर लेते हैं। तो इस अस्पताल का नाम देखिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट इसका नाम क्या रहेगा, तो देखिए सरदार पटेल कोविड सेंटर इसका नाम रखा गया है। और ये जो कोविड-19 सेंटर है ये 10,000 बेड की सुविधा उपलब्ध कराएगा। ये जुलाई से भी आपका शुरू हो जाएगा, मतलब कि ये जो अपना जुलाई है 1 जुलाई से ये शुरू हो गया है। अच्छा, दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। 1912 में दिल्ली कोलकाता से नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, यानी कि ट्रांसफर हुई थी। सीएम है अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा मंत्री भी दिल्ली सरकार हैं। इसी के साथ गवर्नर आपको मैंने बता ही दिया, डिप्टी गवर्नर अनिल बैजल हैं। देखिए मुख्य न्यायाधीश कौन है दिल्ली उच्च न्यायालय के, तो देखिए मुख्य न्यायाधीश हैं नारायण भाई पटेल। देखो पूरा नाम तो इनका अजीब सा है, लेकिन मैंने याद कर रखा है ट्रिक के हिसाब से, वो नारायण भाई पटेल है। वैसे तो इनके नाम से पहले एक नाम और आता है, तो शॉर्ट में आप ये कीजिएगा नारायण भाई पटेल, क्योंकि जब ऑप्शन में आपको नारायण भाई पटेल मिल जाएगा, आगे पीछे मत देखना, बस नारायण भाई पटेल करके ही टिक कर देना। राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को बनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, 1 नवंबर अधिकतर कई राज्यों का राज्य दिवस मनाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखना। इसी के साथ राज्य पशु कौन सा है, तो राज्य पशु आपका लंगूर है, मतलब काले मुंह का बंदर। और राज्य पक्षी आपके दिल्ली में दो हैं, एक तो घूसर तीतर है, यानी कि जिसको हम जंगली तीतर कहते हैं वो, और गौरैया यानी कि घरेलू चिड़िया। इसी के साथ ही राज्य मिठाई आपकी रसगुल्ला है। और दिल्ली देश का, देखिए करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान रखना। दिल्ली देश का पहला खेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य है, और ये खेल विश्वविद्यालय आपके मुनेरका में खोला जाएगा। दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा अभी 2-3 दिन पहले ही की गई थी। दिल्ली में छात्रों हेतु लीड एक पोर्टल लॉन्च कराया गया था, जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया द्वारा, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। हाल ही में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को भी दिल्ली में शुरू किया गया है। इसके साथ इंडियन ऑयल व एनटीपीसी मिलकर दिल्ली ओखला, मतलब कि दिल्ली में एक ओखला नामक जगह है, वहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी स्थापित करेंगे। कौन कौन करेंगे, इंडियन ऑयल और एनटीपीसी मिलकर करेंगे। इसी के साथ एक्सेस कोरोना, ऑपरेशन शील्ड, 5T प्लान, दिल्ली कोरोना आयु रक्षा कार्यक्रम, प्रकृति पोर्टल जो कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये सभी प्रोग्राम आपके कोविड-19 महामारी के दौरान लॉन्च किए गए थे। आईआईटी दिल्ली की भूमिका बता देता हूँ, कोविड-19 में क्या क्या भूमिका निभाई है। तो देखिए आईआईटी दिल्ली ने एन सेफ रियूजेबल मास्क, जिसका नाम था एन सेफ, मतलब रीयूजेबल मास्क, मतलब कि आप इसको धोकर दोबारा से काम ले सकते हैं, तो एन सेफ मास्क लॉन्च किया था। वॉश करो एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी थी। एक आपकी पीपीई किट भी लॉन्च करी थी, जिसको आईआईटी दिल्ली और पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से बनाया गया था। और ये आपकी जो पीपीई किट का निर्माण किया गया है, ये भी आपकी रीयूजेबल किट है। इसी के साथ ही हाल ही में सीरो सर्वे शुरू किया गया था दिल्ली में, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आपको दिल्ली के बारे में और क्या हो सकता है, हाँ एक आप ध्यान रखना, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम ध्यान रखना, इसका नाम बदलकर अब सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। अभी कुछ समय पहले ही आपको मैंने अरुण जेटली के ऊपर एक क्वेश्चन बताया था बिहार, जब मैं आपको पढ़ा रहा था,
कि जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है, इसका नाम बदलकर स्वर्गीय अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। एक नाम आप ये ध्यान रखना, जब गेम्स की बात हो रही है तो फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 में दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। दिल्ली का वास्तुकार किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन काफी बार, देखिए है तो क्वेश्चन ना की बराबर, लेकिन जब आ जाता है ना तो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देता है। ये क्वेश्चन एक नंबर आपका जरूर कटवाता है। तो इसका जो दिल्ली वास्तुकार है, इसका नाम था एडविन लुटिन। इसी के साथ में एक नाम आप ध्यान रखना, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। ये कौन है, तो पंडित विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर के वास्तुकार हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा कंफ्यूज करने वाला है तो दिल्ली से अलग, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ जब बात चली गई है। देखिए ऑप्शन में काफी बार दो आते हैं। ऑप्शन में आता है कि जयपुर के वास्तुकार कौन है, ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। ऑप्शन में आ गया महाराजा जय सिंह, ठीक है, महाराजा जय सिंह, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, और दो ऑप्शन उससे बिल्कुल सेम आगे पीछे 19-20 का फर्क रखते हुए वो दे देता है। फटाफट से बच्चे क्या करते हैं, अब बिना सोचे समझे महाराजा जय सिंह लगाकर आते हैं बड़े शौक से, और जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारा एक नंबर कट चुका है। तो इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, जो दिल्ली के वास्तुकार हैं वो एडविन लुटिन है, ध्यान रखना। दिल्ली के वास्तुकार नहीं है, नई दिल्ली के वास्तुकार है। नई दिल्ली में जैसे कि इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, या और आपके अन्य जो महत्वपूर्ण जो नई दिल्ली के इमारतें हैं, वो सब मतलब डिजाइन इनके द्वारा ही की गई थी। सिग्नेचर ब्रिज का नाम ध्यान रखना, यमुना नदी पर बना है, नमस्ते के आकार का है, 165 मीटर ऊंचाई पर, 165 मीटर लंबा है, देश का सबसे पहला केबल स्टाइलिश ब्रिज आपका यही बना है। इसके अलावा आदेश गुप्ता का नाम ध्यान रखना, दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष थे, इनसे पहले मनोज तिवारी थे। इसी के साथ में दिल्ली मेट्रो के बारे में ये ध्यान रखना कि दिल्ली जो मेट्रो है वो देश की सबसे लंबी मेट्रो है। जब मेट्रो की बात चल रही है तो यहाँ पर दिल्ली मेट्रो के साथ में कोलकाता मेट्रो भी याद रखना, क्योंकि जो कोलकाता मेट्रो है उसको अब भारतीय रेलवे जोन में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा ये ध्यान रखना, दिल्ली का जो सबसे पुराना मेट्रो स्टेशन है, सॉरी गलती हो गई, क्वेश्चन ये था कि जो भारत का सबसे पुराना मेट्रो जो परियोजना है वो आपकी कोलकाता मेट्रो परियोजना है, जिसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग क्या है, दिल्ली मेट्रो को सबसे पहली या सबसे पुरानी मेट्रो परियोजना बता देते हैं, इसलिए भी ये आपका बताना जरूरी था। इसी के साथ में IGIAP यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ध्यान रखना, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला देश का पहला एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बन चुका है। ट्रेन कोच आइसोलेशन कोविड-19 के चलते ट्रेन कोच आइसोलेशन वार्डों की तैनाती करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है आपका दिल्ली। लेकिन ट्रेन कोच आइसोलेशन वार्डों का उपयोग करने वाला पहला राज्य आपका यूपी बन चुका है, 3 दिन पहले ही पढ़ाया था, ध्यान रखना। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि जो राजघाट है वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, और इसके पास में ही लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनका समाधि स्थल है जिसको विजय घाट बोला जाता है। और एक आपका पूछा जाता है, ज़्यादातर इंदिरा गांधी जी का पूछा जाता है, एक चौधरी चरण सिंह का पूछा जाता है। तो जो चौधरी चरण सिंह है उनका आपका किसान घाट जो समाधि स्थल है उसको किसान घाट के नाम से जानते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधक बॉक्स जिसका नाम यूनिसेवियर विकसित किया है। तो IIT रुड़की के जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि शोधकर्ता हैं, उन्होंने इसको विकसित किया है। तो आपको बता देते हैं, हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधक बॉक्स यूनिसेवियर को विकसित किया है। इस बॉक्स में सुरक्षा उपकरणों को आराम से व पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा सकेगा। IIT रुड़की ने ही आपके प्राणवायु नामक कम कीमत के यानी कि लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाए हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, विश्व के सबसे कम कीमत में, मतलब कि विश्व में पहली बार सबसे कम कीमत के लो कॉस्ट पोर्टेबल
वेंटिलेटर बनाने वाला देश भारत बन गया है। और इसका निर्माण किसने किया था? आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने और छात्रों ने मिलकर किया था। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो प्राण वायु रखा गया है। इसी के साथ आप याद रखेंगे आईआईटी रुड़की के ही एक प्रोफेसर ने एक सॉफ्टवेयर भी कोविड-19 से संबंधित डेवलप किया था, जिसमें कोविड-19 का 5 सेकंड में पता लगा जा सकता है। कौन सी तकनीक? एक्सरे स्क्रीन का यूज करके। इस तकनीक से सिर्फ 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास का भी नाम ध्यान रखना, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। क्यों रही है? प्रोग्रामिंग व डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी कोर्स शुरू किया है। देखिए क्वेश्चन दोबारा सुन लेना। आईआईटी मद्रास का नाम क्यों चर्चा में है इन दिनों? प्रोग्रामिंग व डेटा साइंस में दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय बीएससी कोर्स शुरू किया है। भारत की पहली हाइपर कोड प्रतियोगिता का आयोजन भी आईआईटी मद्रास के द्वारा किया जाएगा। और तीसरा है एचआरडी मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल यानी कि केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्रालय के द्वारा अभी कुछ दिनों पहले ही करीबन 25 दिन पहले ही आपकी एक नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें ऑल ओवर श्रेणी में आपका आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा था। तो ये क्वेश्चन आप जरूर देख लें, ढंग से देख लें। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में किस एयरलाइंस ने टफ कुकी नामक अभियान की शुरुआत की है? तो इंडिगो ने की है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ जो ये टफ कुकी अभियान क्या है। तो इस अभियान को कोविड-19 से लड़ने में अपनी भूमिका निभाने वाले सभी डॉक्टर्स और नर्सों को उनको मतलब कि जो कोविड-19 में जो पहली भूमिका अपनी निभा रहे हैं वो हमारे डॉक्टर्स और नर्स हैं। और उन्हीं डॉक्टर्स नर्सों को 2020 के अंत तक हवाई यात्रा में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हो चाहे राष्ट्रीय लेवल की हो, उन सब हवाई यात्राओं में 25% तक की उनको छूट दी जाएगी। कब तक दी जाएगी? 2020 के अंत तक। यह उनके समर्पण भाव को देखते हुए जो इंडिगो है उसके द्वारा निर्णय लिया गया है। तो ये तो हो गई इंडिगो की बात। इसके अलावा एयर इंडिया भी आपकी कुछ दिनों पहले चर्चा में थी। तो वो क्यों चर्चा में थी? तो ध्यान रखना, नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइंस बनी थी आपकी एयर इंडिया। ठीक है, विश्व की पहली एयरलाइंस बनी थी आपकी एयर इंडिया, नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरने वाली। इसी के साथ में टैक्सी बोट का यूज करने वाली पहली एयरलाइंस बनी थी आपकी एयर इंडिया। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना, जो 2019 में गुरु नानक जी की जन्म शताब्दी वर्ष जो अभी जन्म जयंती बनाई गई थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, देखो 500 वर्ष पूरे हो गए थे इस जयंती पर, गुरु नानक जयंती पर 500 वर्ष पूरे हो गए थे। तो इस 500 वर्ष के पूरे होने पर जो इसको सेलिब्रेट किया गया था पूरे विश्व में, आपको पता है ज्योति प्रकाश वर्ष बनाया गया था बहुत बड़े धूमधाम से सिख समुदाय के लोगों के द्वारा। तो एयर इंडिया ने भी गुरु नानक जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए अपने जहाज़ों पर ओमकार का चिन्ह लगाया था। जो पीछे जो एक हवाई जहाज का जो पीछे का एक भाग होता है, जो ऊपर एक पुच्छी सी होती है, मतलब पूंछ की तरह ऊपर उठी हुई होती है, उस पर ओमकार का चिन्ह लगाया था सभी इंटरनेशनल नेशनल फ्लाइटों में। इंडिगो का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्थित है, जो कि हरियाणा में है, और सीईओ इसके वर्तमान में रोनो दत्ता हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट बन गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खुलवाने की सुविधा शुरू की है? तो देखिए ये आपकी बन गई है इक्विटाक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसने अभी शुरू कर दी है आपकी वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा। तो देखिए केवाईसी का मतलब तो आप सभी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। नो योर कस्टमर इसका मतलब बनता है। हाल ही में सेविंग अकाउंट के लिए वीडियो केवाईसी शुरू करने वाला देश का
पहला बैंक बना था कोटक महिंद्रा बैंक। ये नाम आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से। इसी क्वेश्चन से संबंधित आपको दो अन्य क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला बैंक जो आपका सेविंग अकाउंट के लिए वीडियो केवाईसी शुरू करने वाला जो देश का पहला बैंक बना है वो बना है कोटक महिंद्रा। इसके बाद में दूसरा बैंक बना है आपका आईसीआईसी बैंक, और तीसरे नंबर पर बन गया है आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बता देता हूँ। स्थापना 2007 में हुई थी, हेडक्वार्टर चेन्नई में है, और इसके वर्तमान में जो एमडी हैं वो हैं वासुदेवन पीएन। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो टॉप्स योजना आपकी शुरू की है। तो बात कर लेते हैं टॉप्स की। टॉप्स की फुल फॉर्म होगी, TOPS की फुल फॉर्म होगी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। यानी कि जो ओलंपिक हमारे खेल होते हैं उनमें टॉप पोजीशन पर भारत को पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य भी है। तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि 2028 तक देश को ओलंपिक चैंपियन बनाने के लिए जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप्स योजना शुरू की जा रही है। खेल मंत्रालय के द्वारा फिट है तो हिट है सेमिनार के आयोजन के अंतर्गत इसकी घोषणा की गई थी। ये आपको क्वेश्चन मैंने 3-4 दिन पहले ही पढ़ाया था कि जो आपकी जो खेल मंत्रालय के द्वारा फिट है तो हिट है एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। तो उस सेमिनार के दौरान ही इस टॉप्स योजना की घोषणा की गई थी। अब इसमें एक्स्ट्रा डिटेल आपको बता देते हैं कि इस वेबिनार में HRD यानी कि ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, PV सिंधु, भारत फुटबॉल पुरुष टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने भी इसमें भाग लिया था। इससे पहले ये योजना जो आपकी टॉप्स योजना है ये सीनियर खिलाड़ियों के लिए होती थी, लेकिन अब यह जूनियर खिलाड़ियों के लिए भी शुरू हो गई है। इस योजना में होगा क्या? तो देखिए इस योजना में जो अच्छे या बेस्ट लेवल के जो खिलाड़ी होते हैं उनका चयन कर लिया जाता है और उनको ओलंपिक या एशियंस गेम्सों के प्रतिनिधित्व कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सुविधा यानी कि ट्रेनिंग, खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने देश का प्रतिनिधित्व बढ़िया तरीके से यानी कि कहें तो गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल के साथ कर सकें। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने आसपास नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो ये आपकी शुरू की है मध्य प्रदेश राज्य ने। तो देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश में आत्महत्या के केस बढ़े हैं क्योंकि जो कोविड-19 के कारण से लॉकडाउन चल रहा था तो उससे काफ़ी जो ऐसे बंदे थे जिनको नशे करने की आदत थी, नशे के बगैर रह ही नहीं जा सकता, तो ऐसे बंदों को मजबूरन 3 महीने घर के अंदर रहना पड़ा। तो ऐसे लोगों ने ज़्यादातर क्या किया है कि जो सुसाइड जैसी जो मतलब अमानवीय सोच है उसको मतलब रुख किया था उस तरफ। तो मतलब जो ग्राफ है वो सुसाइड का महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले 3-4 महीनों में। तो उसी को ध्यान रखते हुए आत्महत्याओं के जो केस बढ़े हैं उनकी बढ़ती आत्महत्या केसों की जो संख्या है उसको रोकने या कम करने के लिए यह हेल्पलाइन सुविधा शुरू की गई है। यह सेवा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की जिला पुलिस ने शुरू किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो केस देखने को सामने आए थे वो मध्य प्रदेश के बैतूल से ही आत्महत्याओं की घटना सबसे ज़्यादा आई थी। तो इसीलिए जो बैतूल जिला मुख्यालय पुलिस है उसने इस मतलब कहें तो हेल्पलाइन की इस शुरुआत की है। अब आपको बता देते हैं जो आपका मध्य प्रदेश है उसका जो राजधानी है वो भोपाल है। भारत का पहला ई क्लिनिक खुला हुआ है भोपाल में, यानी कि अभी खुला है कुछ महीनों पहले ही। CM आपके शिवराज सिंह चौहान ने लगातार चौथी बार आपके क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। इनसे पहले कांग्रेस के थे, नाम क्या था, अजीब सा नाम था, सॉरी भूल गया।
तो शिवराज सिंह चौहान, कुल मिला की बात यह है कि जो शिवराज सिंह चौहान है वो आपके लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। गवर्नर आपके लालजी दास टंडन हैं। देखिए गवर्नर पर ध्यान दीजिएगा, गवर्नर आपके मध्य प्रदेश के कौन हैं? लालजी दास टंडन हैं। लेकिन अभी चिकित्सा अवकाश के कारण, यानी कि इनकी तबीयत खराब है और ये चिकित्सा अवकाश लेकर कहाँ चले गए हैं? अपना इलाज कराने के लिए। इसलिए अभी जो मध्य प्रदेश का कार्य जो अभी आधिकारिक जो भार है वो यूपी की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल उनको सौंप दिया गया है। तो वर्तमान में जो कार्यवाहक जो राज्यपाल आपकी मध्य प्रदेश की हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। इसी के साथ आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल 25वें बन गए हैं। खंडपीठ इंदौर ग्वालियर है। और इसी के अलावा राज्य पशु बारहसिंगा, राज्य पक्षी दूधराज, राज्य वृक्ष आपका बरगद है। राज्य दिवस आपका 1 नवंबर है। 1 नवंबर अभी आपको मैंने बताया भी था पीछे क्वेश्चन में कि 1 नवंबर अधिकतर कई राज्यों का राज्य दिवस है, तो आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा सीट यहाँ से 29 यानी कि 29, राज्यसभा सीट आपकी 11 और विधानसभा सीट 230 यानी कि 230 हैं। अब आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी अधिक जानकारी करंट अफेयर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में लगातार मध्य प्रदेश चर्चाओं में है। तो आपको वैसे तो कई महीनों से चर्चाओं में है, जब से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं जब से चर्चाओं में ही है। लेकिन आने वाले समय के अनुसार अब पिछले 15-20 दिनों में किस कारणों से चर्चा में रहा है ज़्यादा, तो देखिए हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय योजना लागू की गई थी मध्य प्रदेश में। निष्ठा विद्युत योजना आपकी लॉन्च की गई थी। इसी के साथ में कक्षा 5वीं तक की ऑनलाइन जो 5वीं तक की सभी ऑनलाइन क्लासों को या कक्षाओं को बैन कर दिया गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना भी शुरू की गई थी। एक क्वेश्चन मेरे बीच में आपको बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक ने भी आपके कक्षा 5वीं तक की ऑनलाइन क्लासों को बैन कर दिया था। तो इसी के साथ ही मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई। बुखार क्लिनिक आपके मध्य प्रदेश में शुरू किए गए। दीदी वाहन सेवा आपकी मध्य प्रदेश में शुरू की गई। इसी के साथ ही श्रम सिद्धि योजना भी आपकी मध्य प्रदेश में शुरू की गई। रोजगार सेतु योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। FIR आपके द्वारा जो योजना है वो भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मध्य प्रदेश का 52वां नया जिला निवाड़ी बन गया है, ये ध्यान रखेंगे। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर जिनका निर्माण चंदेल वंशी राजाओं ने कराया था, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, हेरिटेज साइट है। इसी के साथ में 64 योगिनी मंदिर जो आपका मुरैना जिले में स्थित है, जो फेमस मंदिर है, ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्यों आता है या क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देखिए 64 योगिनी मंदिर वैसे तो भारत में 5-6 हैं, लेकिन जो आपका मध्य प्रदेश के अंदर जो मुरैना जिला है, जो राजस्थान धौलपुर से बिल्कुल लगता हुआ जिला है, इस जिले में जो आपके 64 योगिनी मंदिर है, उस मंदिर का जो मॉडल है उसी के आधार पर जो संसद भवन है उसका बाहरी मॉडल मतलब कि स्वरूप तैयार किया गया है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो संसद का बाहरी रूप लिया गया है वो किस मंदिर से लिया गया है, तो 64 योगिनी मंदिर मुरैना डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है। शिशु मृत्यु दर भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। बाघों की मृत्यु में भी अभी बाघों की मृत्यु में भी मध्य प्रदेश अभी आपका फर्स्ट नंबर पर रहा था। एक रिपोर्ट आई थी इसकी वन्य जीव मंत्रालय की, तो उसके हिसाब से रहा है। और शेरों की जो आपके एशियन लॉयन है उनकी संख्या के लिए अभी बढ़ोतरी हुई है। कहाँ देखी गई है, तो गिर गुजरात के जो आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उसमें देखी गई है। ये भी आप इससे कनेक्ट करके ध्यान रखेंगे। थैंक्स मोम वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत आपके यहीं पर हुई थी मध्य प्रदेश में। संजीवनी वाहन सेवा शुरू की गई थी आपकी मध्य प्रदेश से।
तो देखिए 3 वाहन सेवाएं कौन कौन सी हैं। एक तो आपकी तिरंगा वाहन सेवा है, तिरंगा वाहन सेवा, ठीक है। ये आपकी केरल में लॉन्च की गई थी। किस लिए की गई थी? कोविड-19 के जो रोगी हैं उनको मतलब बिना गाड़ी से बाहर निकले, उसमें सेंसर वगैरह कई चीज़ें ऐसी लगाई गई थी उनके माध्यम से उसको चेक किया जा सकता था। एक आपकी दीदी वाहन सेवा है, ये आपकी मध्य प्रदेश से है। और एक आपकी संजीवनी वाहन सेवा है, ये भी आपकी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों टर्म्सों को आपस में ध्यान रखते हुए याद कर लेना है। साथ में अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा। तो देखिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम आपका राजस्थान के जयपुर में बनाया जाएगा। यह स्टेडियम 100 एकड़ जमीन पर लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस स्टेडियम की बैठक क्षमता 75,000 दर्शक यानी कि व्यक्ति होगी। और यह स्टेडियम आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जयपुर के पास चाप चौपा गांव में बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना, मोस्टली ध्यान रखना, कहाँ बनेगा? राजस्थान में बनेगा। राजस्थान में पूछ ले राजस्थान में कहाँ बनेगा, तो जयपुर में बनेगा। तो अगर पूछ ले कि जयपुर में भी कहाँ बनेगा, तो चौपा गांव के, जयपुर के चौपा गांव में बनेगा। बिल्कुल पास में है, 3-4 किलोमीटर ही है जयपुर सिटी से। तो ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा आपको बता देते हैं दुनिया का फर्स्ट सबसे बड़ा स्टेडियम भी आपका भारत में ही है, जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते हैं। उद्घाटन के बाद में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो गया है, ठीक है। इसका उद्घाटन भी आपको पता होगा किसने किया था? नरेंद्र मोदी के साथ में जो हमारे 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, उनके द्वारा तो इसका उद्घाटन किया गया था। साथ में नरेंद्र मोदी भी इनके साथ में उपस्थित थे। और इसी के साथ में आपको बता देते हैं ये आपका अहमदाबाद गुजरात में है मोटेरा स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। और ये आपकी जो बैठक क्षमता है इस स्टेडियम की वो 1,10,000 व्यक्ति है। इसी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है मेलबर्न स्टेडियम, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। बैठक क्षमता इसकी 1,02,000 दर्शक है। और तीसरा आपको मैंने क्वेश्चन में भी बता ही दिया। तो ये आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखने हैं। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं आज के अंतिम और आखिरी प्रश्न की। तो हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ दवाओं की पहचान करने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो देखिए हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ दवाओं की पहचान करने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन प्रतियोगिता का नाम है ड्रग डिस्कवरी हैकियन। ये आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है। तो देखिए आपको बता देते हैं हाल ही में दवाओं की खोज का समर्थन करने के लिए एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम है ड्रग डिस्कवरी हैकियन 2020 रखा गया है। इस प्रतियोगिताओं को केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि किस देश ने हाल ही में 4G स्वाइन फ्लू वायरस मिला है? तो देखिए चाइना एक और टेंशन देने आ गया है। अभी कोविड-19 की टेंशन ख़त्म नहीं हुई, उससे पहले एक और आपका ये आ गया है, बीमारी आ गई है। तो देखिए आपको मैं बता दूं जो ये वायरस है ये आपके चाइना में मिला है। अब क्या इससे घबराने की ज़रूरत है? जी हाँ बिल्कुल है। क्यों है बता देते हैं क्वेश्चन में बात करते हुए। हाल ही में चाइनीज वैज्ञानिकों को सुअर में, यानी कि जो पालतू सुअर होते हैं उनमें एक नया वायरस मिला है जिसका नाम G4 स्वाइन फ्लू वायरस है। यह इंसानों में फैल सकता है और कोरोना वायरस जैसी महाबीमारी या तबाही मचा सकता है। यह H1N1 स्वाइन फ्लू का वंशज वायरस है। और आपको पता होगा
जो ये वायरस है, ऐसा ही एक वायरस देखो ये सुअरों में मिला है। तो हमारे असम राज्य में भी सुअरों में एक वायरस मिला था। उस वायरस का नाम क्या है? उसका नाम, हाँ, अफ्रीकी स्वाइन फीवर। देखिए अफ्रीकी स्वाइन फीवर का एक मामला हमारे जो भारत में असम राज्य के जो पालतू सुअर हैं उनमें देखने को मिला था। लेकिन वो किसी भी प्रकार से, मतलब जो वैज्ञानिक या डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया था कि वो किसी भी प्रकार से अफेक्टेड, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसको किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये था वो भारत के जो असम में सुअरों में स्वाइन फ्लू फीवर मिला था, जिसका नाम था अफ्रीकन स्वाइन फीवर। और ये आपका मिला है जी फॉर स्वाइन फ्लू वायरस, जो कि चाइना में मिला है, सुअरों में मिला है। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का सेशन ख़त्म करते हैं। और ऐसे ही बेहतरीन सेशंस, यानी कि रोज़ क्लास के लिए, करंट अफेयर की क्लास के लिए आप हमारे ज़रूर जो यूट्यूब चैनल है गुरु ज्ञान अड्डा बाय नीरज सर पर ज़रूर जुड़ जाएं। इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का जो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि हमारे अगली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। फ्रेंड्स इसी के साथ ही आप अपने सभी दोस्तों में इस सेशन को ज़रूर लाइक करें। यदि आपको लगता है कि हम आपको अच्छी मेहनत करा रहे हैं या हमारी जो मेहनत है वो आपके लिए सफिशेंट है, काफ़ी है, अच्छी है, तो आप ज़रूर हमें लाइक करते हुए सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल से जुड़ें। इसके लिए धन्यवाद। एक ज़रूरी सूचना ये है एंड में कि जो आपका 6 तारीख का जो सेशन है, 6 या 7, वो आपको ज़रूर 7 तारीख का जो सेशन है वो आपको आज ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।